हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। एंड लेट मी रिपीट अगेन, हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, इंडियन पॉलिटी की जो लेटेस्ट 7th एडिशन है एम लक्ष्मीकांत सर की, उसे यहाँ पर डिटेल में कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी 1 to 32 चैप्टर्स हम लोग डिटेल में देख चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको इसी चैनल्स पे मिल जाएगी। चैप्टर 1 to 32। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है चैप्टर नंबर 33, दैट इज़ स्टेट लेजिस्लेचर। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स की, तो हम सभी को पता है हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इंडिया के अंदर हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, हाउसेज होते हैं। सेंट्रल यूनियन लेवल पे हमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं एज अ यूनियन लेजिस्लेचर। सेम फॉर्मूला हमें स्टेट लेवल पे भी देखने को मिलता है, दैट इज़ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द गवर्नर इन प्लेस ऑफ प्रेसिडेंट। पर देखिए, एक चीज़ हमें याद रखनी है कि सभी स्टेट्स के अंदर ये तीनों चीज़ें हैं नहीं। 6 ओनली स्टेट है जिसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी देखने को हमें मिलती है। तो ओनली 6 स्टेट है। ये 6 स्टेट जो है वो कौन कौन से, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दो साथ में, ये पेयर से याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार दोनों साथ में क्लोज नेबरिंग स्टेट है। और महाराष्ट्र एंड कर्नाटका हमें देखने को मिलते हैं। ये जो स्टेट्स हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, हमें नेबरिंग स्टेट है, इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। ये 6 स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो 22 स्टेट्स है वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है, ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द गवर्नर, यानी कि बाई कैमरलिज्म नहीं है, यूनिकैमरलिज्म है। तो मेजोरिटी स्टेट्स यानी कि 22 स्टेट्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, यूनिकैमरलिज्म। यूनिकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है कि भाई यूनी का मतलब क्या होता है, वन। तो ओनली 1 हाउसेज हमें देखने को मिलेंगे ऑफ द लेजिस्लेचर, उसे बोलते हैं यूनिकैमरलिज्म, जो हमें 22 स्टेट्स के अंदर देखने को मिलता है। बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है 2, कैमरलिज्म का मतलब हाउसेज। तो ये जो 6 स्टेट है जो आपको यहाँ पे दिए गए, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमको, बाई कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलता है ओनली 6 स्टेट के अंदर। और ये है वो 6 स्टेट, यहाँ पे आप कर्नाटका को जोड़ सकते हैं। अब बात करें हम कुछ आर्टिकल्स की, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की, तो आर्टिकल 168 से लेकर आर्टिकल 212 ऑफ द पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट लेजिस्लेचर्स। इनकी जब बात करते हैं तो भाई जो ये स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो क्या स्टार्टिंग से ये 6 ऐसे स्टेट थे जिसके अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स हमें देखने को मिलता था, तो नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ ऐसे स्टेट थे जिनके अंदर ऑलरेडी था, जिनको टाइम टू टाइम एबोलिश भी किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो एक एक्ट लेके आया गया था जिसके थ्रू क्या किया गया था, 2019 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। उसके अंदर क्या है, जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी यानी सेकंड हाउस था, उसको क्या किया गया था, एबोलिश किया गया था। सेम चीज़ अब अगर बात करें तमिलनाडु की, 2010 के अंदर क्या है, तमिलनाडु ने भी उसको एनफोर्स करने से, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको बनाने से, लॉ बना के उसको एनफोर्स करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। इसके अलावा जब हम बात करते हैं 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 की, जो 56 के अंदर किया गया था, वो बात करता है, प्रोवाइड करता है फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द मध्य प्रदेश। बट अगेन लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एक्ट तो पास किया गया 56 के अंदर, पर गवर्नर ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन वो जारी नहीं किया, और वो चीज़ें अभी भी नहीं है, इसीलिए मध्य प्रदेश में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं देखने को। इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है, प्रेजेंटली ये 6 स्टेट के अंदर हमें बाई कैमरलिज्म यानी कि 2 हाउसेज देखने को मिलते हैं, दैट इज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल अलॉन्ग विद द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये तो सब जगह है ही 22 स्टेट में, प्लस गवर्नर। बाकी रिमेनिंग जो 6 स्टेट है वहाँ पे हमें लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी देखने को मिलती है, प्लस गवर्नर भी देखने को मिलता है। और ये चीज़ें याद रखिए, शुरुआत से ये चीज़ें नहीं थी कि 6 स्टेट के अंदर ये टाइम टू टाइम क्या वो चेंज हो गई है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। ऑलराइट, इसके अलावा बात करें हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो स्टेट लेजिस्लेचर की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि जो रिमेनिंग 22 स्टेट है, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर में कौन आता है, लेजिस्लेटिव असेंबली आती है और प्लस गवर्नर आता है। जबकि ये 6 स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली भी आती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आती है और गवर्नर भी आते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम लोग कई बार विधान परिषद भी बोल देते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा भी कहते हैं। ऑलराइट, अगर हम आर्टिकल 169 की बात करें तो आर्टिकल 169 जो है वो बात करता है फॉर द एबोलिशन एंड द क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये पावर किसके पास है, तो भाई पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट जो है वो क्या
पार्लियामेंट के पास जो है पावर है 169 के अंदर टू क्रिएट द लेजिस्लेटिव काउंसिल और टू एबोलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 169 के अंदर। अब क्या सोल पावर है उनकी मर्जी से क्रिएट और एबोलिश कर सकते हैं? नहीं। उसके लिए क्या करना होगा? फॉर एग्जाम्पल लेट से गुजरात जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसको क्या करना है? लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है। तो गुजरात को क्या करना पड़ेगा? गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से क्या करना होगा? सबसे पहले तो रिजोल्यूशन पास करना होगा विद द स्पेशल मेजोरिटी। याद रखना ये स्पेशल मेजोरिटी क्या है? तो ये स्पेशल मेजोरिटी अपने को देखने को मिलती है मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द प्रेजेंट इन वोटिंग प्लस मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली। मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली, ये है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? ऑलरेडी हम लोग वीडियो इसके बारे में देख चुके हैं। 4 टाइप की जो स्पेशल मेजोरिटी होती है उसमें से एक फ्लेवर ये भी देखने को मिलता है, मोर देन 2/3 ऑफ द प्रेजेंट इन वोटिंग प्लस मोर देन 2/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो गुजरात पे सबसे प्रेशर्स क्या होगी? तो गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली को अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करनी है तो पहले स्पेशल मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करना होगा। ये रिजोल्यूशन जाएगा पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट को इसको अप्रूव करना होगा। किससे? तो सिंपल मेजोरिटी से क्या करना होगा? ये लॉ को पास करना होगा। स्पेशल मेजोरिटी याद रखना जिस स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है वहाँ के लिए चाहिए। पार्लियामेंट उसको सिंपल मेजोरिटी से क्या कर सकती है? पास कर सकती है। और दूसरी चीज़, पार्लियामेंट जो क्या करेगी? ये सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएशन के लिए। वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं गिना जाएगा अंडर आर्टिकल 368। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि पार्लियामेंट ने जो सिंपल मेजोरिटी से क्या किया है? रिजोल्यूशन पास किया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए। गुजरात में एग्जाम्पल से हम लोग देख रहे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तौर पे कंसीडर नहीं किया जाएगा अंडर आर्टिकल 368। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें याद रखनी है। ऑलराइट, इसके अलावा बात करें ये जो आइडिया था कि भाई हमें जो सेकंड चेंबर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, वो क्रिएट करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर क्या होता है? इसको बहुत ही आइडिया को बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया गया था। क्यों क्रिटिसाइज़ किया गया था? क्योंकि आगे हम देखेंगे अपॉइंटमेंट के लिए तो अपॉइंटमेंट का जो स्टैंडर्ड है उसके बेस पे आप देखेंगे कि इसका जो है मीनिंग इतना नहीं था। फॉर एग्जांपल ये रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी लोगों को। लेजिस्लेटिव प्रोसेस के अंदर डिले करना, एक्सपेंसिव होना इंस्टीट्यूशन, क्योंकि भाई इतने सारे एमएलसीज होंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, एमएलसीज कहा जाता है। तो उनके लिए बहुत सारे खर्चा, गाड़ी घोड़े बंगले सिक्योरिटीज़, तो उसमें खोटा खर्चा होगा। इसीलिए क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करने के लिए क्रिटिसाइज़ किया गया था लेजिस्लेटिव कब? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जब कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉर्मेशंस किया जा रहा था। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मुझे क्या है जुकाम वगैरह कॉमन कोल्ड देखने को मिल रहा है, इसीलिए मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी। सॉरी फॉर दैट, प्लस एडजस्ट कर लीजिए आज बस। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हमें एटलीस्ट पता होनी चाहिए। तो डिफरेंट टाइम पे क्या है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली को क्रिएट और एबोलिश भी किया गया है। फॉर एग्जांपल 1986 की बात करें तो तमिलनाडु के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश किया गया था। सेम पंजाब और वेस्ट बंगाल की हम जब बात करते हो 1969 के अंदर उनको भी क्या किया गया था? एबोलिश किया गया था। कहने का मतलब ये है कि टाइम टू टाइम क्या अलग अलग स्टेट के अंदर ये बनाई भी गई है और एबोलिश भी गई है। पर प्रेजेंटली ओनली 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे हमको देखने को मिलती है, इंक्लूडिंग कर्नाटका। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हैं जो हमें एटलीस्ट क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। और पावर किसके पास है? अंडर आर्टिकल 169 पार्लियामेंट के पास है। पर पार्लियामेंट खुद ही ये इनिशिएटिव नहीं ले सकती। उसके लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या करना होगा? स्पेशल मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करना होगा। वो रिजोल्यूशन जाएगा पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट क्या करेगी? उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी और फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट भी की जा सकती है। ऑलराइट, और साथ ही साथ याद रखना ये जो होगा अंडर आर्टिकल, ये जो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा ये अंडर आर्टिकल 368 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ ऐसा कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऑलराइट, तो ये है बेसिक डिटेल। अब हम बात करते हैं कुछ कंपोजिशन की कि भाई ये स्टेट लेजिस्लेचर्स है उनके अंदर जो ये कंपोजिशन देखने को मिल रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो क्या क्या इनकी कंपोजिशन है दोनों की। सबसे पहले बात करते हैं हम लेजिस्लेटिव असेंबली की, यानी कि लोअर हाउस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट लेजिस्लेचर्स, तो सबसे पहले लोअर हाउस की कंपोजिशंस क्या होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम अगर स्टेट की बात करते हैं कितने होते हैं, नंबर ऑफ लेजिस्लेचर्स कितने होते हैं। ऑलराइट, तो जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं हमें पता है डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं। ये डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल जो है वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और दूसरी चीज़ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या फ्रेंचाइजी के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। मैक्सिमम इनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है याद रखना है 500, और मिनिमम कितनी होती है यानी कि 60 से लेके 500 के बीच में जो है याद रखना हमें स्ट्रेंथ होती है किसकी? लेजिस्लेटिव असेंबली की।
होती है। और यहाँ पे जो लोग जो होते हैं उनकी जो प्रपोर्शन होती है स्टेट्स के अंदर जो पॉपुलेशन होगी उनकी कितनी नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग, उसके प्रपोर्शंस के अकॉर्डिंग ये सीट डिसाइड की जाती है। इसका मतलब स्टेट टू स्टेट ये चीज़ें वेरी करती है। और क्या 60 से लेके 500 तक की हर एक स्टेट के अंदर यही इनके बीच ही होती है लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसे स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश की बात करें, सिक्किम की बात करें, गोवा की बात करते हैं, यहाँ पे 60 जो है उसको रिड्यूस करके 30 किया गया है, यानी कि मिनिमम लेजिस्लेचर यहाँ पे 30 तक भी हो सकते हैं। और इन केस ऑफ अगर हम बात करें मिज़ोरम की बात करें, नागालैंड की बात करें, तो मिज़ोरम के अंदर हमें देखने को मिलता है 40, जबकि रिस्पेक्टिवली हम बात करते हैं जब नागालैंड की तो 46 हमें देखने को मिलती है मिनिमम लेजिस्लेचर्स। तो ये चीज़ें भी है। इसके अलावा भी कुछ और भी ऐसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ है, सिक्किम की होगी, नागालैंड की होगी, जो कि क्या है, इसके अलावा जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर डायरेक्टली इलेक्टेड ही सभी लोग होते नहीं। याद रखना कुछ ऐसे स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल हम जब बात करते हैं सिक्किम की, नागालैंड की, ये कुछ सम ऐसे, इसके अंदर कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं इन लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जिनके मेंबर जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके लिए। सिक्किम और नागालैंड जहाँ पे जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है इन दोनों स्टेट की, वहाँ पे जो मेंबर है वो इनडायरेक्टली भी इलेक्टेड होते हैं, पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये क्राइटेरिया याद रखना। और ये फिक्स नहीं है, कुछ ऐसे स्टेट है जिनके लिए मिनिमम 30 भी हमें देखने को मिलती है। जब हम नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करें तो देखिए बिफोर 2020 से पहले अगर हम बात करें तो गवर्नर क्या करते थे, 1 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को जो रिप्रेजेंट करने वाले मेंबर होते थे उनको नॉमिनेट कर देते थे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द एवरी स्टेट। और पार्लियामेंट में ये संख्या 2 थी, हमें पता है। बट जब हम बात करते हैं ओरिजिनल की, तो ओरिजिनल जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया था तब जो है इस प्रोविज़न को 10 ईयर्स के लिए ही खाली एप्लीकेबल किया गया था, यानी कि 1950 से लेकर 1960 तक। फिर क्या किया गया, फर्दर इसको 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया था। लास्ट जो एक्सटेंशन था इसका वो बाय द 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2009 के थ्रू किया गया था, 2009 में किया गया था और 2020 तक एक्सटेंड किया गया था ये 1 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के चीज़ को। बट रिसेंटली हमें देखने को मिला बाय द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, 2019 के अंदर क्या किया गया, फर्दर ये प्रोविज़न को एक्सटेंशन नहीं किया गया। मीनिंग बाय द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2009 जो ये 1 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट, लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट करते थे, वो चीज़ें ख़त्म कर दी गई। और ये चीज़ें कब से इन्फोर्स की गई, 25 जनवरी 2020 से हमें देखने को मिलता है। ये 1 मेंबर जो एंग्लो इंडियन का नॉमिनेट किया जाता था लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो नहीं किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें हम, तो हमें सीधी सी बात है कि भाई स्टेट जो है उसको क्या किया जाता है, छोटी छोटी स्मॉलर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। याद रखना, स्टेट की कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो डिसाइड कैसे होगी, तो बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। भाई पॉपुलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया कितनी है, तो जिन टेरिटरी की फॉर एग्जांपल अगर स्पेसिफाई कर ली कि पॉपुलेशन से अलग अलग एरिया, फॉर एग्जांपल अहमदाबाद की बात करते हो, अहमदाबाद जो है वहाँ से हमें जो सीटें देखने को मिलती है वो पॉपुलेशन फिक्स होगी कि भाई अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी बापू नगर एरिया उससे बनाई और उसकी पॉपुलेशन 10,000 है, तो अगर वस्त्राल करके अगर कोई एक एरिया है तो उसके अंदर भी 10,000 अगर पॉपुलेशन है, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूंसी डिक्लेयर कर दी जाएगी असेंबली की। मतलब पॉपुलेशन जो है वो क्या होती है, मेन बेंचमार्क होती है कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड करने के लिए, ना कि एरिया। याद रखना, एरिया से कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड नहीं होती है, पॉपुलेशन वाइज उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन रह रही है। अगर हमने पॉपुलेशंस का मानक फिक्स कर दिया है डिलिमिटेशन कमीशन ने कि 10,000 को रिप्रेजेंट करेगी, उसको एक कॉन्स्टिट्यूंसी देंगे हम लोग, और वो कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एमएलए खड़ा होगा, इलेक्शन लड़ेगा, तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी क्या होगी, 10,000 के बेस पे होगी, भले वो कितना भी बड़ा एरिया कवर कर ले। इसीलिए तो हमें हमारे पूरे इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी कच्छ देखने को मिलती है, क्योंकि एरिया उसका वाइडर है पर पॉपुलेशन कम है, इसीलिए एरिया वाइडर। तो पॉपुलेशन के बेस पे कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड की जाती है। करता कौन है, तो सीधी सी बात है डिलिमिटेशन कमीशन, जो टाइम टू टाइम जो है सेटअप किया जाता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो स्टेचुटरी बॉडी हमें देखने को मिलती है। ऑलराइट, इसके बाद जो ये डिलिमिटेशन कमीशन जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे डिसाइड करता है, तो आफ्टर द ईच सेंसस, अगर हम बात करते हैं हर एक सेंसस के बाद क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सीट इन द असेंबली ऑफ द ईच स्टेट जो है वो उसको डिसाइड किया जाता है। फिर डिवीजन होता है ऑफ द ईच स्टेट इनटू द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। सीधी सी बात है, सेंसस होगी तो डेटा मिलेगा हर एक स्टेट में कितनी कितनी पॉपुलेशन है, फिर कितनी कितनी पॉपुलेशन है उसको क्या करेंगे, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में पॉपुलेशन के बेस पे डिवाइड किया जाएगा।
और ये डिवाइड करने के लिए पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो क्या करती है, डीलिमिटेशन कमीशन को एस्टेब्लाइज करती है। और उसी के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट लाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। और वो एक्ट क्या, वो डीलिमिटेशन कमीशन क्या करता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डिवाइड करता है। पहला डीलिमिटेशन कमीशन 1952 में आया था, उसके बाद ग्रेजुअली हर एक सेंसस के बाद 1962 में सेकंड आया, 1972 के अंदर थर्ड आया, फिर उसके बाद डायरेक्ट हमें क्या देखने को मिला 2002 में। क्यों, क्योंकि 1972 के बाद जो है 30 ईयर्स के लिए लगभग क्या की गई थी, लगभग कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उनके अंदर जो नंबर ऑफ़ सीटें उनको फिक्स कर दिया गया था। क्यों, क्योंकि वही चीज़ें वो नॉर्थ साउथ के डिवाइड जो अभी प्रॉब्लम चल रही है। तमिलनाडु के जो स्टालिन साहब है CM MK स्टालिन, वो भी यही बात करते हैं कि भाई हमने पॉपुलेशन कंट्रोल करी तो हमने क्या गलती की, तो हमारी सीटें कम होती जा रही है, जबकि नॉर्दर्न स्टेट UP बिहार जैसे उन्होंने पॉपुलेशन बहुत बढ़ाई है तो उनकी सीटें बढ़ती जा रही है। तो ये तो हमारे साथ क्या हुआ, हमने अच्छा करके क्या पॉपुलेशन को कंट्रोल में करके क्या गलत काम किया है। तो ये सारी कंट्रोवर्सी भी हमें देखने को मिलती है। तो अगर पूछा जाए लास्ट ईयर्स के अंदर ही पूछा गया प्रीलिम्स से क्वेश्चन, याद रखना अभी तक डीलिमिटेशन कमीशन 4 बार एस्टेब्लाइज किया गया है, 52, 62, 72 एंड 2002 के अंदर। ऑलराइट, तो अभी तक 4 बार क्या किया गया है, डीलिमिटेशन जो है वो एस्टेब्लाइज किया गया है। और बाय द 42nd अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1973 76 की बात करते हैं, तो उसने क्या की थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रीज कर दी थी क्या, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली की भी और पार्लियामेंट की भी। कब तक, तो भाई 2000 तक। और ये जो है बेस किसको लिया था, 1971 का सेंसस था, उस बेस को लेके 76 के अंदर बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 तक ये जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उसको क्या किया था, फ्रोजन कर दिया गया था। फिर इसी को 2000 से लेके वहाँ फर्दर एक्सटेंड किया गया 2026 तक बाय व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बाय द 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001। इसका मतलब 84th करके ये जो फ्रीज की गई है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है इनके नंबर को फिक्स किया गया है 2026 तक बाय द 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इससे पहले भी फ्रीज किया गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। कब तक, 76 से लेके 2000 तक, फिर 2000 से लेके 2001 से लेके 2026 तक वापस फ्रोज किया गया। फ्रीज क्यों किया गया, इसीलिए ताकि सीटें जो है वो बढ़े ना, जो स्टेट कंट्रोल कर रहे हैं पॉपुलेशंस को तो उनकी सीटें कम ना हो जाए, और जो लोग कंट्रोल नहीं कर रहे उनकी बढ़ ना जाए। वही कंट्रोवर्सी के कारण ये 2 बार फ्रीजिंग एक्टिविटी हुई है, याद रखा, एक 76 में, एक 2001 में। 76 वाली जो थी वो 2000 तक फ्रीज कर दिया, 76 से लेकर 2000 तक, और 2001 वाली ने 2026 तक फ्रीज कर दिया था। तो ये हमें पता होना चाहिए, रिमेंबर दिस थिंग, क्लियर। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर रिजर्वेशन की बात करें हम लोग SC STs के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, किसको, SCs को एंड द STs को, एज़ पर देयर पॉपुलेशंस प्रपोजल्स। भाई पॉपुलेशन का जो प्रपोजल होगा उसके अकॉर्डिंग क्या करना होगा, इनको सीटें रिजर्व करके दी जाएगी। ओरिजिनली 10 ईयर के लिए एक्सटेंड किया गया था इसको, यानी कि 1950 से ओनली 1960 तक ही होगा। फिर पॉलिटिकल रीज़न के कारण इसको कंटिन्यूअली एक्सटेंड किया गया था। और अभी जो रिसेंटली एक्सटेंड किया गया वो किसके द्वारा, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर एक्सटेंड किया 10 ईयर के लिए, यानी 2030 तक ये रिजर्वेशन एक्सटेंड हो चुका है बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। रिमेंबर दिस थिंग्स। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये किसके लिए था, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए था। कितनी स्ट्रेंथ होती है, नॉमिनेशन मेंबर कहाँ कहाँ किए जाते हैं, कौन करता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, किसके अकॉर्डिंग सेंसस, कौन से सेंसस के अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन वैसा था, वो किसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की, जो कि क्या है, ओनली 6 स्टेट के अंदर है। कौन से, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कंपोजिशन ऑफ द 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल की जब हम बात करते हैं, इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इनकी स्ट्रेंथ जो क्या करती है वो वेरी करती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू क्या किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। डायरेक्टली लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, याद रखना, जैसा कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, तो इसकी स्ट्रेंथ याद रखना 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और मिनिमम कितनी होती है, तो भाई मिनिमम 40 होती है। तो मिनिमम 40, मैक्सिमम 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब हर एक स्टेट के अंदर ये जो सीटें हैं वो वेरी करती है। साइज ऑफ द काउंसिल डिपेंड होती है ऑन द साइज ऑफ द कंसर्न लेजिस्लेटिव असेंबली। क्यों ऐसा, तो दिस इज डन टू एंश्योर द प्रीडोमिनेंस ऑफ द डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल हु आर सिचुएटेड इनटू द लेजिस्लेटिव असेंबली, इसीलिए ये चीज़ें की गई थी। एंड दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फिक्स द मैक्सिमम एंड द मिनिमम लिमिट,
एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है काउंसिल की वो फिक्स कौन करती है? पार्लियामेंट। मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट तो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स की है, ये रही 40 से लेके 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की। बट ये एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी होगी तो वो कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट, जो हमने अभी बात की स्पेशल मेजोरिटी लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करेगी? रिजोल्यूशन पास करेगी। पार्लियामेंट के में आएगा, सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी और वो डिसाइड करेगी इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन में दी है पर एक्चुअल स्ट्रेंथ कौन डिसाइड कर रहा है? पार्लियामेंट डिसाइड कर रही है। इसके बाद मैनर ऑफ द इलेक्शंस की बात करें, किस तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर है उनको इलेक्ट किया जाता है, कैसे? इनडायरेक्ट वे में, यानी कि हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते जो कि हम लेजिस्लेटिव असेंबली में कर रहे थे। तो देखिए इसमें क्या होता है, याद रखना ये 1/3 मेंबर जो होते हैं ना वो लोकल बॉडीज़ हो गया। लोकल बॉडीज़ यानी लोकल लेवल पे अर्बन लोकल बॉडीज़ है, म्यूनसिपालिटीज़ है, फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, ये लोग चूज़ करते हैं। इसके अलावा 1/12 मेंबर जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द ग्रेजुएट्स, जिन्होंने 3 साल तक की ग्रेजुएशंस की है और रिजाइडिंग करते हैं विद इन द स्टेट। वो लोग क्या करते हैं? 1/12 मेंबर को डिसाइड करते हैं। रिमेनिंग 1/12 की बात करते हैं, उनको कौन करते हैं? टीचर्स। भाई ऐसे टीचर्स जिनको 3 ईयर्स जो हैं वो स्टैंड कर रहे हैं, एज ए टीचर्स का एक्सपीरियंस है स्टेट्स के अंदर, उनको क्या करना है? और याद उनको वो क्या करते हैं? 1/12 मेंबर जो है 1/12 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। और ये जो टीचर्स होते हैं वो सेकेंडरी स्कूल से लोअर नहीं होने चाहिए। इसके अलावा 1/3 जो मेंबर है वो को नॉमिनेट करते हैं। भाई लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स है वो क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ऑलरेडी नहीं है उनमें से। तो 1/3 कौन करते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नॉमिनेट कर। रिमेनिंग जितने भी बच जाते हैं यानी कि 1/6 के समथिंग जो है वो बच जाते हैं, वो गवर्नर क्या करते हैं? उनको नॉमिनेट कर देते हैं। कहने का मतलब ये चीज़ें पूरी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि भाई 5/5 जो मेंबर हैं उनको इनडायरेक्टली क्या किया जाता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, जबकि 1/6 मेंबर है उनको क्या किया जाता है? इनडायरेक्टली गवर्नर जो है वो नॉमिनेट कर देते हैं। 1/3 जो है म्यूनसिपल काउंसिल हो गया, अंदर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर करते हैं। 1/3 जो 1/12 जो है वो मेंबर्स है टोटल के, वो ग्रेजुएट जो होते हैं वो करते हैं। टीचर जो होते हैं 1/12 करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है वो 1/3 मेंबर को इलेक्ट करते हैं। रिमेनिंग होते हैं यानी कि 1/6 जो रिमेनिंग बस उनको गवर्नर क्या करते हैं? इलेक्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। और इलेक्शन कैसे हो रहा है? इनडायरेक्टली, किसके? लेजिस्लेटिव काउंसिल के। और ये जो स्कीम है कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एज लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ टेंटेटिव और नॉट फिक्स। याद रखना है, चीज़ें फिक्स नहीं है, टेंटेटिव है। पार्लियामेंट जो है ऑथोराइज है, उस अथॉरिटी है पार्लियामेंट के पास टू मॉडिफाई एंड रिप्लेस द सेम। पार्लियामेंट के पास क्या है? ये अथॉरिटी देखने को मिलती है, पर अभी तक पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ लाके इसको क्या है चेंजेस नहीं किया। तो ये चीज़ें अभी भी हमें देखने को मिल रही है। ऑलराइट, अब देखिए जब हम बात करते हैं ड्यूरेशंस ऑफ द हाउसेस कि भाई ड्यूरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली का ड्यूरेशंस कितना होता है, तो जैसे कि लोकसभा का हमें पता है 5 साल का होता है, सेम टेन्योर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का भी होता है 5 ईयर्स फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग और द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शन। 5 साल का टेन्योर देखने को मिलता है किसका? लेजिस्लेटिव असेंबली का। यानी कि द एक्सपायरेशंस ऑफ द पीरियड ऑफ द 5 ईयर्स ऑपरेट एज ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। के भाई 5 साल हो गए तो ऑटोमेटिकली असेंबली क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। हाउ एवर द गवर्नर इज ऑथोराइज टू डिसॉल्व द असेंबली एट एनी टाइम। बट अगेन ये जो असेंबली का डिसोल्यूशन है डिस्क्रिशन नहीं होगा, उन्हें ये चीज़ें इंश्योर करनी होगी भाई जो गवर्नमेंट है उसके 5 साल तो नहीं हुए, क्योंकि पहले अगर तुम डिसॉल्व कर रहे हो तो 5 साल का तो सवाल ही नहीं होता है। बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर अगर उनको क्या करते हैं? एड एंड एडवाइस देते हैं, तभी वो क्या करेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करेंगे बिफोर द 5 ईयर्स। या कॉन्फिडेंस नहीं हो किसमें? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर में कॉन्फिडेंस नहीं हो, यानी कि मेजोरिटी एब्सोल्यूट मेजोरिटी उनके पास नहीं हो, तो भी क्या है? उनको डिसोल्यूशन किया जा सकता है। फर्दर ये टर्म ऑफ द असेंबली हो गया, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द नेशनल इमरजेंसी बाय द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। हम पढ़ चुके हैं नेशनल इमरजेंसी में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके टेन्योर को 1 ईयर एट अ टाइम क्या है? बढ़ाया जा सकता है। कौन बढ़ाएगा? पार्लियामेंट। बाय हुम? बाय वोट? बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। हाउएवर ये जो एक्सटेंशन है उसको कंटिन्यू नहीं किया जाएगा बियॉन्ड द 6 मंथ ऑफ और आफ्टर द इमरजेंसी हैज़ सीजेस टू ऑपरेट। भाई इमरजेंसी जो है जैसे ही ख़त्म होती है उसके 6 मंथ के अंदर के बाद से क्या है? ये जो एक्ट है उसको कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यही होता है कि द असेंबली शुड बी री इलेक्टेड विद इन द 6 मंथ आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ द इमरजेंसी। इमरजेंसी जैसे ही रिवोक की उसी के 6 मंथ के अंदर अंदर क्या है? असेंबली को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए, री इलेक्ट किया जाना चाहिए आफ्टर द जनरल इलेक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑलराइट, जब हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं जो कि 6 स्टेट में है, वहाँ पे क्या होता है कि भाई जैसे कि राज्यसभा के अंदर देखने को मिलता है जो हमको क्या है? परमानेंट हाउस है, कंटिन्यूटी में रहता है, वैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी क्या है? परमानेंट हाउस है, कंटिन्यूटी में रहता
है। लेकिन इसमें क्या होता है, 1/3 जो मेंबर है लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो एवरी 2 ईयर जो है वो रिटायर होते हैं। इसका मतलब जनरल टेन्योर इनका मेंबर्स का 6 ईयर्स का हमें देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि 1/3 मेंबर है वो हर 2 ईयर रिटायर हो रहे हैं, यानी कि 1/3 यानी कि 6 ईयर का टेन्योर जनरली हमें देखने को मिलता है। जैसे ही वैकेंट होती है कोई भी सीट उसके फ्रेश इलेक्शंस हो जाते हैं, या फिर नॉमिनेशंस के थ्रू भी गवर्नर जो है वो 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, तो वो चीज़ें भी देखने को मिलती है। ऑलराइट, और जैसे ही क्या होता है 1/3 मेंबर 2 ईयर्स के अंदर रिटायर हो तो तीसरे ईयर की स्टार्टिंग के अंदर जनरल इलेक्शन हो जाते हैं। जनरल इलेक्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन होते हैं और नए मेंबर्स आ जाते हैं, और जो रिटायर मेंबर हो चुके हैं वो वापस से री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं, री नॉमिनेशंस के लिए भी एलिजिबल है। अगर वो 12 मेंबर्स हैं जिनको गवर्नर नॉमिनेट कर रहे हैं तो वो भी एलिजिबल है बाय एनी नंबर ऑफ टाइम, कोई भी ऐसी लिमिटेशंस नहीं है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है ड्यूरेशंस ऑफ द असेंबली एज वेल एज द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑलराइट, तो यहीं तक रखते हैं हम लोग आज के लेक्चर्स को। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स कि क्या क्या मेंबरशिप है, उनकी क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, ओथ ऑफ फॉर्मेशन और वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आया होगा चैप्टर्स। हमने थोड़ा चैप्टर डिस्कस किया है, रिमेनिंग पोर्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ऑलराइट, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।